नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं राज्य व्यवस्था, जिसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था को देख रहे हैं, जो कि पीटी स्पेशल है, जो कि बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित है। और यह लेक्चर देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी साहित्य समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यानी कहने का सही हुआ कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरोप या एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण यह लेक्चर साबित हो सकता है, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था पर आधारित है, पीटी स्पेशल और बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित है। इस पर देखें तो यानी इस नोट्स पर बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित जो दो महत्वपूर्ण नोट्स हैं, इंडियन हिस्ट्री, जिसके अंतर्गत एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए। इसके अलावा ज्योग्राफी के अंतर्गत भी देखें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के संपूर्ण लेक्चर जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आरओ यूपीपीएससी अपर पीटी एग्जाम एसपीएससी के लिए जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक है वे सारे जो है इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं इस पर आधारित। वर्तमान लेक्चर देखें तो यह राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, जो कि बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित है। इसके इंडेक्स का पूर्वावलोकन कर लें तो इसमें देखिए कुल मिलाकर 15 टॉपिक है और इसमें प्रथम टॉपिक को लेकर हम चल रहे हैं। प्रथम टॉपिक के अंतर्गत देखें तो जो पहली टॉपिक है इस पर हमने विस्तार से चर्चा कर लिया है, इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर देंगे। इसकी दूसरी टॉपिक संविधान की अनुसूचियां और भाग इस लेक्चर में देखेंगे। वर्तमान लेक्चर जो होगा दूसरे टॉपिक पर आधारित होगा। तो इसमें ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए इसमें देख लेते हैं इसमें जो भी पूर्व के लेक्चर में जो भी जानकारी दी जा चुकी है वे देखें नोट्स जो कि बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित थे वे क्या थे। तो इसमें हमने देखा था भारतीय संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत जो भी इसमें जानकारी आप देख सकते हैं, ये सारी जानकारी जो पूर्व लेक्चर में दी जा चुकी है, इसको आप एक गहन दृष्टि के रूप में केवल एक बार सच्ची निगाह से देख लें कि इसमें जो भारतीय संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत कौन कौन से जो है एक्ट या प्रावधान लाए गए थे। तो इसके विकास के क्रम में कंपनी के शासन के अंतर्गत प्रमुख एक्ट को हमने देख लिया और इसके बाद ताज के शासन के अधीन जो प्रमुख एक्ट था उसको हमने विस्तार समझ लिया है। ये सारे आप एक्ट और जो है ये सारी जो है जानकारी नोट्स के माध्यम से दी जा चुकी है, इसको आप एक बार गहन दृष्टि के रूप में देख लें। यहाँ पर यानी सारी जानकारी पूर्व लेक्चर में हम दे चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम चर्चा नहीं करेंगे इस सारी जानकारी पर। आप केवल एक बार इसको गहरी निगाह से या पूर्वावलोकन के दृष्टिकोण से एक बार डीपली इसको एक बार देख लें। एग्जाम दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। यह भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पीटी और मेंस दोनों के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि पीटी के लिए हम कवर कर रहे हैं, इसलिए पीटी के दृष्टिकोण का ध्यान रखकर आप इसको कवर कर लें। हमने इसमें संविधान सभा को भी विस्तार समझ लिया। इसमें जो कितनी महिलाएं थीं इसको भी हमने देख लिया, कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। यानी इसमें संविधान सभा कुल 15 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें 6 उत्तर प्रदेश, 3 तमिल जो केरला से थे और ये सारी जानकारी इसमें दिए जा चुका है, पूर्व के लेक्चर में दे दिया है। इसमें जो भी नोट्स है आप इसको एक बार सच्ची निगाह से देख लें। इसकी पृष्ठभूमि और संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर हमने विस्तार चर्चा कर लिया है। इसके बाद संविधान सभा के महत्वपूर्ण समितियों को हमने देख लिया, जिसमें देखें 8 बड़ी समितियां और 13 जो छोटी समितियां बनाई गई थी। इसमें हमने समितियों कार्य संचालन समिति KN मुंशी जी के द्वारा संचालित थी। सुप्रीम कोर्ट नियुक्त समिति S वरदाचार्य द्वारा समिति थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 समितियों का सदस्य थे। सरदार पटेल जी भी देखें तो 3 समितियों के अध्यक्ष बनाए गए थे। जवाहरलाल नेहरू जी भी देखें तो 3 समितियों के अध्यक्ष। और सबसे महत्वपूर्ण जो समिति बनाई गई थी संविधान निर्माण के अंतर्गत BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी। इसके बारे में विस्तार से समझ लिया। इसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता, आधुनिक मनु और भारतीय संविधान का शिल्पकार कहते हैं। सारी जानकारी हम पूर्व में देख चुके हैं। और यहाँ देखें जो 2 महत्वपूर्ण इस समिति में आते हैं, ये ध्यान दें कि ये KM मुंशी जी देखें जो ऊपर हमने देख लिया था कि कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे, यही देखें तो प्रारूप समिति में भी शामिल थे 7 सदस्य, यानी 6 सदस्यों में, यानी अम्बेडकर जी को लेकर के जो 7 इसमें लोग थे, जिसमें अम्बेडकर जी प्रेसिडेंट थे और 6 इसमें अन्य सदस्य थे। इसमें इंपॉर्टेंट ये अक्सर एग्जाम पूछता है कि BL मित्र किसके जगह पर आए थे, तो N माधव राव जी के जगह पर आए थे, जो कि स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने रिजाइन कर दिया था। और DP खेतान जी आए थे, यानी इसमें ध्यान दें, सॉरी हमने उल्टा बता दिया। इसमें BL मित्र जो है त्यागपत्र दे दिए थे और इस यानी ये बीमारी के कारण BL मित्र जी जो है रिजाइन कर दिए थे, तो इनके स्थान पर जो है N माधव राव जी आए थे। उसी प्रकार DP खेतान की मृत्यु के बाद जो है बाद में इनके स्थान पर TT कृष्णाचार्य जी आते हैं और ये हमने पूर्व में विस्तार देख लिया। इसके बाद अंतरिम सरकार जो अक्टूबर 1946 में गठित की जाती है, इस पर विस्तार चर्चा कर लिया। इसके बाद 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम जो कैबिनेट बनी थी या मंत्रिमंडल बना था, उसको मैंने विस्तार समझ लिया। दोनों एग्जाम दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं कि अंतरिम सरकार में देखें तो पहले मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हो रही थी, तो 12 सदस्य कांग्रेस के इसमें पार्टिसिपेट किए थे। बाद में 5 सदस्य जो मुस्लिम लीग के शामिल किए गए थे, इसलिए इसमें से 3 सदस्यों को निकाल दिया गया था। तो कुल मिलाकर देखें 15 जो इस सदस्य बचे थे, यहाँ पर 15 सदस्य देख सकते हैं, ये अंतरिम सरकार में। इसके बाद जो है 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ादी के बाद यानी 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान एक स्वतंत्र डोमिनियन के रूप में उभरता है, देश बनता है और 15 अगस्त को अपना देश जो है भारत जो है आज़ादी मिलती है अपने देश को। हालांकि इसके अंतर्गत जो विभित्सिका यानी विभाजन विभित्सिका जो वर्तमान भारत 14 अगस्त को मना रहा है, उसने भारत के लिए अपूर्णित क्षति के रूप में पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया था अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल्स के अंतर्गत। तो
15 अगस्त 1947 की आज़ादी के बाद जो है स्वतंत्र भारत में प्रथम कैबिनेट का निर्माण किया गया था। तो इसमें देखें जो स्वतंत्र भारत के कैबिनेट में जो लोग शामिल थे, जो विभाग उनके पास था, उसमें जवाहरलाल नेहरू जो इसमें डिपार्टमेंट था वहीं उसमें था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी यही डिपार्टमेंट था जो इसमें है। इसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी यही डिपार्टमेंट मिला था और शेष लोग इसमें बदल गए थे, यानी इसमें बदलाव हो गया था। बदलाव पर विस्तार चर्चा कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें यह है कि संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो संविधान की प्रमुख विशेषताओं को हमने पूर्व के लेक्चर में देख लिया। इसमें सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है, जिसमें प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियां, 105 संविधान संशोधन। अभी हमने देखा 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, अपडेट करके हमने देखा था, जिसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लोकसभा और राज्य विधानसभा में बात कही गई थी। 106 में संविधान संशोधन। नोट में देखें तो मूलतः जो संविधान बना था, यानी जब संविधान बन करके ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जबकि बना था 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था, 3 महीने पूर्व ही बन गया था। इसको 3 महीने बाद जो है लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। हालांकि हमने पूर्ण चर्चा कर लिया है कि 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ, आप पूर्व के लेक्चर में जाकर इसको विस्तार से देख सकते हैं। तो संविधान मूलतः 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, तो 4 अनुसूचियां इसमें ऐड हो गई थी। और इसकी विशेषता क्या हमने विस्तार से समझ लिया है, सारे चीज़ों को आप देख सकते हैं। इसके बाद संविधान के एकात्मक लक्षण को देखा जा सकता है। अक्सर एग्जाम पूछता है कि कौन सा संविधान के एकात्मक लक्षण, तो यदि पूछेगा तो एकात्मक लक्षण को बताएगा, और संघात्मक लक्षण संविधान का यदि पूछेगा एग्जाम में तो ये जानकारी जो है संविधान की विशेषता में संघात्मक लक्षण को बताएगा। इसके बाद भारतीय संविधान को विस्तृत बनाने का कारण क्या रहा, तो ये भी इसमें हमने जानकारी को 4 महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। इसके बाद क्या आप जानते हैं कि अंतर्गत ज्ञानपीठ पुरस्कार को हमने देखा और साहित्य अकादमी पुरस्कार को भी पूर्व के लेक्चर में हमने समझ लिया, इसलिए यहाँ पर हम चर्चा नहीं करते हैं। आज का लेक्चर शुरू करते हैं संविधान के स्रोत के अंतर्गत। हालांकि इस पर भी जो भारत शासन अधिनियम 1935 को हमने देख लिया था, लेकिन यहीं से इसकी शुरुआत करते हैं वर्तमान लेक्चर को। तो इसमें देखें जो भारत शासन अधिनियम 1935 संविधान के स्रोत में ये महत्वपूर्ण है, यानी भारतीय संविधान पर इस एक्ट का सर्वाधिक प्रभाव रहा। सर्वाधिक का मतलब सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी एक्ट का था। कुछ जो एक्ट है हूबहू भारतीय संविधान में ले लिए गए थे, जिसमें देखें संघीय तंत्र राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण जो है यह सीधे भारत शासन अधिनियम 1935 से ले लिया गया था। इसमें नोटेड पॉइंट यह बनता है कि भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत थे, यानी भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत थे, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का था। हमने देखा सर्वाधिक प्रभाव इस एक्ट का था। भारतीय संविधान के 355 अनुच्छेदों में से, यानी भारतीय संविधान में हमने देखा कि 395 अनुच्छेद, यानी मूल जो संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद लिए गए थे, में से 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए हैं या फिर उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ लिया गया है, यानी 250 अनुच्छेद, यानी जो संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद, तो उसमें से 250 अनुच्छेद ऐसे थे या तो ये डायरेक्ट शब्दशः यानी शब्दशः ले लिया गया या थोड़ा सा परिवर्तन के साथ इसको ले लिया गया, इसलिए सर्वाधिक प्रभाव इस एक्ट का माना जा रहा है, कहा जा सकता है। इसके बाद देखें अमेरिकी संविधान से अक्सर एग्जाम पूछता है, पीटी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया था। तो अमेरिकी संविधान से देखें तो उद्देशिका का विचार, न्यायिक पूर्वावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो कि अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग है, और उच्चतम न्यायालय था, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, यानी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायालयों को हटाना भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। संविधान की सर्वोच्चता यानी संविधान की सर्वोच्चता भी अमेरिकी संविधान से लिया गया है, यानी भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया गया है। या संक्षेप में यूँ कहें कि संयुक्त राज्य अमेरिका से देखें तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपातकाल जो 360 है वह भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसके बाद ब्रिटेन के संविधान से देखते हैं, ब्रिटेन से क्या लिया गया है। तो संसदीय शासन प्रणाली जो अक्सर एग्जाम पूछता है ये ब्रिटेन के संविधान से है। विधि का शासन भी ब्रिटेन से, मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी यानी कैबिनेट सिस्टम भी ब्रिटेन से है, एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से है, द्विसदनी प्रणाली भी ब्रिटेन से, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार भी ब्रिटेन से लिया गया है, और परमाधिकार लेख भी देखें तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यूँ कहें ब्रिटेन के संविधान से जो लिए गए हैं उसमें संसदात्मक शासन प्रणाली यानी संसदात्मक शासन प्रणाली अक्सर एग्जाम पूछता है, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकक नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया जो ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किया भारतीय संविधान। इसके बाद देखते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है भारतीय संविधान ने। तो नीति निर्देशक तत्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी नीति निर्देशक तत्व, राज्यों के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में जो कुछ सदस्यों का नामांकन राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्यों का किया जाता है वह भी देखें तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
या यूं कहें कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं जो राष्ट्रपति, जिसके अंतर्गत देखें जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उसमें साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा यानी 4 क्षेत्र से जो होते हैं, यानी साहित्य से, कला से, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन जो है ये आयरलैंड के सिद्धांत से ही लिया गया है। इसके बाद कनाडा के सिद्धांत से देखें संविधान से क्या लिया गया है, तो सशक्त केंद्र यानी सशक्त केंद्र जो है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था जो कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति जो है यह भी कनाडा के संविधान से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी उच्चतम न्यायालय का जो है परामर्शी न्याय निर्णयन ये भी जो है जो आपका है कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी जो संविधान के 7वीं अनुसूची है, संविधान के 7वीं अनुसूची में हमने देखा था कि जो इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियां हैं, तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है, भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया गया, लिया गया है। या यूं कहें कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, इसको संक्षेप में देखें तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, तो संघात्मक विशेषताएं यानी संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन यानी संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके बाद देख लेते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपका जो अडॉप्ट किया गया उसको देखें, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो कि अनुच्छेद 108 के तहत होता है, और संविधान पर हम विस्तार से चर्चा करते प्रत्येक अनुच्छेद को देखेंगे। इसके बाद उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था। अक्सर ये पूछता समवर्ती सूची जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का ही कानून मान्य होता है, तो समवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रस्तावना की जो भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान से देखें तो बहुत थोड़ा सा जापान संविधान से लिया गया। विधियों द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह जापान संविधान से लिया गया। अनुच्छेदों का प्रावधान यानी जो अनुच्छेद का प्रावधान है भारतीय संविधान, ये भी जापान के संविधान से लिया गया है। चलिए अब देख लेते हैं सोवियत संघ, यानी उस दौरान सोवियत संघ था, वर्तमान में रूस हो चुका है, तो यूएसएसआर जो था यानी सोवियत संघ। तो सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया है, तो सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वर्तमान में, तो वह देख सकते हैं जो फंडामेंटल ड्यूटी है वह सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। प्रस्तावना में न्याय यानी जो 3 तरह के न्याय हैं, प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात कही गई है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यह भी सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। यानी प्रस्तावना में न्याय, 3 तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के आदर्श को लिया गया है सोवियत संघ के संविधान से। अमूल कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वह भी सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। हमने देखा फंडामेंटल जो राइट हैं यानी जो मौलिक अधिकार हैं, वह हमने देख लिया था कि मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। मूल अधिकार यदि देखें, मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट ये अमेरिका के संविधान से। और जबकि डीपीएसपी भी राज्यों के जो निर्देश हैं या उनके लिए जो कर्तव्य हैं राज्यों को, नीति निषेध तत्व आयरलैंड के संविधान से। और यहाँ पर हमने देख लिया कि जो है मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, तो इसमें देखें जो मूल अधिकार है जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया मूल अधिकार, कुल मिलाकर भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकारों की बात कही गई, 6 प्रकार के मूल अधिकारों की बात की, जिसमें समानता यानी समता या समानता का अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से 18। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23-24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है चौथे प्रकार में 25 से 28 तक में। और 5वां जो अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में। और 6वां जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट की भारतीय संविधान में बात की गई है। इस पर हम विस्तार चर्चा करेंगे, जो कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। इस पर आगे विस्तार चर्चा करेंगे। और इसके बाद डीपीएसपी को हमने देख लिया कि जो डीपीएसपी है वह आयरलैंड संविधान से लिया गया। और देखिए हमने सोवियत संघ से मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी जो 11 हैं वह सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। और डीपीएसपी को थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहें तो देखें जो डीपीएसपी है, इसमें डीपीएसपी को देखें यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को देखें जो डीपीएसपी है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में यानी भाग 3 में हमने देखा जो मौलिक अधिकार हैं। और भाग 4 में जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इससे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है डीपीएसपी को।
इसके बाद देखें जो सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया है, मौलिक कर्तव्य, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ऐड कर लेते हैं यहीं पर। तो देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति यानी सरदार स्वर्ण सिंह की समिति बनाई गई थी कि अनुशंसा पर संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से यानी पूर्व का जो सोवियत संघ था वर्तमान में रूस से उसे लिया गया है। इसे भाग 4 क अक्सर पूछ देता है किसमें जोड़ा गया है, तो भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत इसको रखा गया है। और मौलिक कर्तव्य कुल 11 हैं और 11वां जो था वह माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा का प्रदान करना, जो कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। कि ये जो 86वां संविधान संशोधन है यह मूल कर्तव्य में के साथ साथ यह जो राज्य के निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार में भी जोड़ा गया है। हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर। यहाँ पर हमने स्रोत देख रहे हैं कि कहाँ से लिया गया है। यानी यहीं पर ऐड कर लेते हैं कि जो 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, उसको जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट के अंतर्गत 21 क में जोड़ा गया है। 21 क में इसको जो है मौलिक अधिकार बनाया गया कि राज्य है वो 6 से यानी राज्य जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। और राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी जो डीपीएसपी है उसमें संविधान में जो है अनुच्छेद 45 में यह प्रावधान है कि 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। यानी 6 वर्ष से कम आयु यानी 0 से 6 वर्ष के जो है 0 से 6 वर्ष या 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान यह अनुच्छेद 45 में शामिल किया गया। आगे इसमें हम ज़्यादा विस्तार चर्चा करेंगे, अर्थात यहीं पर स्रोत को हम देख रहे हैं, स्रोत में थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया। इसके बाद फ्रांस के संविधान से देखें तो क्या भारतीय संविधान में लिए गए हैं, तो फ्रांस के संविधान देखें तो गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श ये जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया। यानी हमने देखा कि भारतीय संविधान में देखें तो 3 तरह के न्याय की बात है, यानी न्याय यहाँ पर जो कि सोवियत संघ से लिया गया 3 तरह के न्याय की बात है। और इसमें देखें तो 2 तरह की समानता की बात है, यानी गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समता और बंधुत्व वाले आदर्श जो है यानी समानता 2 प्रकार की बात कही गई। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की स्वतंत्रता हम देखें तो विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो इसमें देखें यानी हमने देखा फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, तो यह लिया गया है। इसके बाद आखिर में देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया भारतीय संविधान में। तो संविधान संशोधन की व्यवस्था जो कि संविधान में देखें तो जो 368 है, 368 में संविधान में वह संविधान में संशोधन करने की बात 368 के अंतर्गत है। तो यह संविधान संशोधन की व्यवस्था जो है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन यानी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है यह भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। या यूं कहें कि संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका संविधान से अडॉप्ट किया गया। और भारतीय संविधान में हमने देखा कि जो अनुच्छेद 368 इसके अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का वर्णन किया गया, जो कि संविधान के 20वें भाग में, यानी कुल मिलाकर हमने देखा संविधान 22 भाग हैं, तो 20वें भाग में जो है संविधान में संशोधन का बात कही गई है। चलिए आगे देखते हैं। तो संविधान की अनुसूचियां यानी पहले मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, इसमें जो है 4 बढ़ा ली गई थी। यहाँ देख सकते हैं कि मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 4 इसमें जोड़ दी गई, यानी इसमें 4 जोड़ने का मतलब जो हुआ 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं बाद में जोड़ी गई, यानी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बारी बारी सारी सूचियों को देख लेते हैं, एग्जाम दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहली सूची देखें तो पहली सूची यानी संविधान के जो 12 अनुसूचियां उसमें पहली सूची क्या है, राज्य एवं संघ क्षेत्र के नाम और उसकी सीमाएं इसमें दी गई हैं। यानी राज्य एवं संघ क्षेत्र के नाम और उसकी सीमाएं जो किसमें हैं, वर्तमान में हम देखें तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यह जो है पहली अनुसूची के अंतर्गत इसका वर्णन है। इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि संविधान के 69वें यानी संविधान में जो 69वां संविधान संशोधन किया गया तो उसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। एग्जाम पूछेगा कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया था, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। यूं कहें कि जो प्रथम अनुसूची है उसमें क्या है कि किस चीज़ का प्रावधान है, तो राज्यों के नाम और उसके न्याय क्षेत्र, यानी राज्यों के जो नाम होंगे, राज्य और संघ के नाम होंगे और उनके न्याय क्षेत्र, साथ में संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं होंगी। संघ राज्य क्षेत्र यानी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र और उनकी सीमाओं का वर्णन पहली अनुसूची में किया गया। दूसरी अनुसूची देखें, एग्जाम की वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें वेतन भत्ते और विशेषाधिकार, वेतन भत्ते और विशेषाधिकार स्पेशली किसके लिए, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य यानी राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति इत्यादि के लिए जो वेतन भत्ते और विशेषाधिकार का इसमें वर्णन दूसरी अनुसूची में किया गया है। और पहली अनुसूची देखें तो इसमें जो है 1 से लेकर 4 यानी अनुच्छेद 1 से 4 तक अनुच्छेद जो है वह पहली अनुसूची के अंतर्गत है।
यानी पहली अनुसूची में कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 1 है और अनुच्छेद 4 है। दूसरी अनुसूची को हमने देख लिया है, इसमें अनुच्छेद कौन कौन से, दूसरी अनुसूची में संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, तो इसमें देख लें तो 59 है, 65 है, 75 है, 97 है, 125 है, 148 है, 158 है, 164 है, 186 एवं 221 जो है ये दूसरी अनुसूची के अंतर्गत यानी ये संविधान में जो है ये अनुच्छेद हैं। यानी यूँ कहें कि दूसरी अनुसूची में जो यह वेतन भत्ते और विशेषाधिकार ये जो दिया गया है इनको, इससे देखें तो कुल मिलाकर 10 अनुच्छेद सम्मिलित हैं दूसरी अनुसूची से। इसको हमने देख लिया कौन कौन से अनुच्छेद सम्मिलित हैं। और इसमें ध्यान दें कि दूसरी अनुसूची क्या है, तो परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और उससे संबंधित प्रावधान है। वो स्पेशली किसके लिए है, तो भारत के राष्ट्रपति के लिए, राज्यों के राज्यपाल के लिए, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए, राज्यसभा के सभापति उपसभापति के लिए, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए, राज्य विधान परिषदों के सभापति उपसभापति के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के लिए और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए। इसलिए इसमें अनुच्छेद हमने 148 की बात की थी, जो दूसरी अनुसूची में देखें तो अनुच्छेद 148 भी शामिल है, जो कि कैग यानी जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है, अनुच्छेद 148 है। दूसरी अनुसूची की बात देखें, तीसरी अनुसूची देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें है शपथ या प्रतिज्ञान है। यानी शपथ या प्रतिज्ञान एक किनके लिए शपथ है, संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री एवं संसद सदस्य के लिए, संसद राज्य विधान मंडल यानी संसद राज्य विधान मंडल हेतु निर्वाचित अभ्यर्थी यानी सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और कैग यानी कैग हमने देखा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो कि संविधान के 148 द्वारा इसमें कैग की व्यवस्था की गई है। ये कैग इत्यादि के जो शपथ होते हैं ये तीसरी अनुसूची से संबंधित है। यानी तीसरी अनुसूची में देखें तो संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद शामिल हैं, तो कुल मिलाकर देखें तो 75 तीसरी अनुसूची में शामिल है, संविधान का अनुच्छेद 75 जो प्रधानमंत्री से संबंधित है, और 84, इसके बाद 99, 124, 146, 173, 188 और 219 जो है, कुल मिलाकर देखें 2, 4, 2, 6, 2, 8 जो संविधान के अनुच्छेद हैं वो तीसरी अनुसूची से संबंधित हैं। या यूँ कहें तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया, तो इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाए वाली शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में दिए गए। और ये उम्मीदवार कौन हैं, तो इनमें शपथ देखें किनको दिया जाता है, संघ के मंत्री इसमें शामिल हैं, संसद के लिए निर्वाचित हेतु अभ्यर्थी यानी संसद के सदस्य हैं, संसद के लिए निर्वाचित हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के लिए सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, यानी कुल 9 लोग हैं तीसरी अनुसूची में। ध्यान देना कि इसमें राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति के अलग अनुच्छेद होते हैं शपथ ग्रहण के लिए। यानी संविधान का अनुच्छेद जो 60 है, संविधान का अनुच्छेद 60 हो, उसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का वर्णन है। यानी जो अनुच्छेद 60 है वह राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण की बात करता है। वो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण तीसरी अनुच्छेद से संबंधित नहीं है। और हमने देख लिया कि इसमें 8 जो अनुच्छेद शामिल है और कौन कौन से लोग इसके अंतर्गत जो है तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ ग्रहण करते हैं। राष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं है। तीसरी अनुसूची में उपराष्ट्रपति भी नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के देखें तो ये अनुच्छेद 69 द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है। ये भी तीसरी अनुसूची में नहीं उपराष्ट्रपति शामिल हैं। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं इसमें चौथी अनुसूची को। हमने 3 अनुसूचियां महत्वपूर्ण से देख लिया। चौथी अनुसूची क्या, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। वेरी इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची से संबंधित है। और इससे संबंधित अनुच्छेद देखें तो 2 अनुच्छेद हैं चौथी अनुसूची में, यानी अनुच्छेद 4 है और अनुच्छेद 80 जो है वो चौथी अनुसूची इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की बात की। यानी इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात कही गई है। जैसा कि हम जानते हैं चौथी अनुसूची के अंतर्गत देखें तो वर्तमान में देखें राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। वर्तमान समय में यह संख्या 245 है, यानी इससे 5 कम है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और इसमें ध्यान दें तो इसमें 12 सदस्य तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, शेष जो 233 बचे यह सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और राज्यसभा की सदस्यता की न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होती है। इस मैंने विस्तार चर्चा पूर्व के लेक्चर मैंने कर लिया है। राज्यसभा अपने सदस्यों किसी एक को 6 वर्ष के लिए उप सभापति निर्वाचित करती है। राज्यसभा अस्थायी होता है, इसका विघटन नहीं होता, लेकिन इसके प्रत्येक सदस्य जो होते हैं, यूँ कहें कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन जो कभी भंग नहीं होता, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके लिए इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। हालांकि हम चौथी अनुसूची देख रहे हैं, इसको ज़्यादा हमने विस्तार कर दिया है यहाँ पर। इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि राज्यसभा में जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है उसमें अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव का जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी कुल मिलाकर देखें तो जो आपका है 4 बल्कि 3 नहीं है, क्योंकि दादरा नगर हवेली और दमन दीव बल्कि 4 ही हैं। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली और दमन दीव 1 कर दिए गए हैं, इसलिए 3, और लक्षद्वीप 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है।
चलिए अगली अनुसूची देखते हैं तो ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची देखें तो इसमें पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध, यानी इसमें अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी शेड्यूल ट्राइब के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध जो किया गया पांचवी अनुसूची में किया गया। या यूं कहें कि पांचवी अनुसूची जो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। इसमें एक अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद 244 है। छठी अनुसूची देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम पूछता है कि छठी अनुसूची किससे संबंधित है। छठी अनुसूची से संबंधित दो महत्वपूर्ण इसमें अनुच्छेद हैं, एक तो 244 इसमें भी है और इसके बाद 275 अनुच्छेद छठी अनुसूची में शामिल हैं। इसके अंतर्गत क्या छठी अनुसूची में इसमें देखें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों की जनजाति यानी ध्यान रखना जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। यानी को याद करने के लिए ATM² से याद कर सकते हैं। इसमें 4 राज्य हैं, पहला तो इसमें असम है, ध्यान रखना कि ये असम है, ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है। इसमें त्रिपुरा है जो 3 तरह से देखें तो यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी त्रिपुरा का देखें तो 3 तरफ से जो वो बांग्लादेश से घिरा हुआ भाग है, एक तरफ से वो भारत की भूमि से लगा हुआ त्रिपुरा का भाग है, और 2 M में एक मेघालय एक मिजोरम है। तो यह देखें तो 4 राज्य जो है छठी अनुसूची से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर सकते हैं। 7वीं अनुसूची देखें तो ये इसमें जो शक्तियों का यानी केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा इसमें किया गया 7वीं अनुसूची में, यानी ये कह सकते हैं इसमें संघ सूची इसमें जो है 100 विषय, यानी संघ सूची में कितने हैं, यानी मूल रूप से 97, यानी मूल रूप से वर्तमान देखें 97, मगर यानी मूल रूप से इसमें 97 थे मगर फिलहाल 98 विषय, लेकिन वर्तमान में 100 हो चुके हैं। ये संघ सूची जिसमें केंद्र जो है अपना नियम में कानून बनाती है। राज्य सूची देखें तो राज्य सूची मूल रूप से 66 थे मगर फिलहाल 59 विषय हो चुके हैं, यानी वर्तमान में इसमें 61 है। समवर्ती सूची जिसमें दोनों राज्य और संघ दोनों कानून बनाते हैं, परंतु इस विवाद की स्थिति में केंद्र कानून मान्य होता है। इसमें कुल मिलाकर देखें तो 52 विषय वर्तमान में है। इसको थोड़ा और विस्तार कर लेते हैं तो यहाँ देखें संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, यानी इसमें संघ सूची जो है इस पर दिए गए विषय में, यानी जो 7वीं अनुसूची को थोड़ा सा देखें तो इसमें केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची है। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 57 विषय थे, वर्तमान में 100 है, जैसा कि इसमें देख सकते हैं। राज्य सूची देखें तो इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान में 61 है, यानी 61 देख सकते हैं। राज्य सूची को उन्हें देख लें। समवर्ती सूची देखें तो इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकते हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने से समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं है, यानी इसमें समवर्ती सूची का जो प्रावधान हमने देखा जम्मू कश्मीर राज्य के नहीं है, 2019 से पूर्व था, क्योंकि 21 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर में जो उसको स्वायत्त राज्य का प्रावधान जो अनुच्छेद 370 के तहत था उसको हटा दिया गया और उसको 2 यूटी यूनियन टेरिटरी में बांट करके जम्मू कश्मीर लद्दाख में बांट दिया गया। इसलिए ये जो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है अब जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगा, यानी समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर पर अब वर्तमान में लागू है 2019 के बाद। इसमें जो आपकी 7वीं अनुसूची को हमें देख लें, इसमें एक अनुच्छेद है और संविधान में इससे संबंधित 7वीं अनुसूची से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 246 है, यानी 246 अनुच्छेद में 7वीं अनुसूची से संबंधित विषय शामिल हैं। इसके बाद 8वीं अनुसूची देख लें, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 22 भाषाएं, मूल रूप से इसमें 14 थी, बाद में इसमें संविधान संशोधन द्वारा 8 भाषाओं को जोड़ दिया गया समय पर, तो इसमें 8वीं सूची में 22 भाषाएं हैं। इसको देख लेते हैं विस्तार से। तो इसमें देखें 2 अनुच्छेद शामिल हैं 8वीं अनुसूची में, अनुच्छेद 344 शामिल है और 351 शामिल है। 2 अनुच्छेद 8वीं अनुसूची से संबंधित हैं। इसको विस्तार देखें तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं इसमें हैं। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, मूल रूप से 14 मगर फिलहाल 22 भाषाएं हैं। ये भाषाएं देखें कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संविधान अधिनियम द्वारा, यानी 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था सिंधी को 1967 में। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संविधान संशोधन द्वारा, और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वां संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। उड़िया का नाम बदलकर 2011 में ओडिया कर दिया गया। तो ये 8वीं अनुसूची से संबंधित महत्वपूर्ण 22 भाषाओं को हमने देखा, जो मूल रूप से 14 थे, बाद में 8 इसमें ऐड कर दी गई। इसमें 8 भाषाएं कब ऐड की गई, तो 1967 में देखें तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया, और 1992 में देखें 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, डोगरी, मैथिली और संथाली, साथ में बोडो को जोड़ा गया। तो यह जो है 8वीं अनुसूची। इसके बाद जो शेष जो 4 अनुसूचियां हैं यह बाद में जोड़ी गई, मूल संविधान में ये 8 अनुसूचियां ही थीं, और इसमें जो है
यानी मूलतः संविधान 8 अनुसूचियाँ थी, इसमें 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जो है वह बाद में जोड़ी गई हैं। तो इसको देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची देखें तो 9वीं अनुसूची कौन सी है? यह प्रथम संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया 9वीं अनुसूची को। इसके विषय न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर, यानी इसका जो विषय 9वीं अनुसूची में जो विषय इसको न्यायिक समीक्षा यानी कहने का मतलब इसको कोर्ट यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इसको समीक्षा के लिए नहीं लाया जा सकता। इस पर रिट या जो न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। 9वीं अनुसूची के विषय को तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा शामिल इसके विषय न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है। हालांकि 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्णय के अनुसार मूल अधिकारों के उल्लंघन वाले विषय की समीक्षा की जा सकती है, जो कि 9वीं अनुसूची में होंगे। यानी इसमें वे विषय जो मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल जो राइट हैं, यदि उसका उल्लंघन करते हैं तो उसकी समीक्षा जो इस 9वीं अनुसूची के विषय में भी की जा सकती है। ऐसा 2007 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने निर्णय दिया था। और इससे संबंधित जो देखें 9वीं अनुसूची है, इसमें जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान में 31 ख है। 31 ख जो इन 9वीं अनुसूची से संबंधित है। 9वीं अनुसूची में शामिल क्या है? तो इसमें भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद और अधिनियम और विनिमय मूलतः 13, परंतु वर्तमान में 282। इस अनुसूची को पहले संशोधन 1951 द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से सम्मिलित कानूनों से बचाने के लिए जोड़ा गया था। तथापि इसे वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों को न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसके बाद 10वीं अनुसूची वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें तो यह है 52वां संविधान संशोधन। 10वीं अनुसूची किसे जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल कानून को इसमें जोड़ा गया। इसमें देखें तो भारतीय संविधान में जो है 2 अनुच्छेद दिए गए हैं 10वीं अनुसूची से संबंधित, यानी संविधान 102 और 191। 102 और 191 जो है इसमें जोड़े गए हैं। इसमें देखें तो यह है कि दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में उपबंध है। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसे दल बदल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि इसमें जो 10वीं अनुसूची में अनुच्छेद 102 है, यह संसद सदस्यों के अयोग्यता के बारे में दल बदल पर है, और 191 जो यह राज्य विधानसभा या विधान परिषद के जो सदस्य उनके लिए अयोग्यता का प्रावधान है। इसमें इसको आल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं 10वीं अनुसूची के जो विषय हैं। इसके बाद 11वीं और 12वीं अनुसूची जो है यह स्वशासन संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह पंचायती राज 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज। 73वें संविधान संशोधन इसमें 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिका संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन और इसमें 18 विषय हैं। यानी इसको विस्तार देखें 11वीं अनुसूची तो ये अनुसूची संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। इसमें आर्टिकल जो है 243 जी है, यानी जो इसमें अनुच्छेद 243 जी इससे संबंधित है, या 243 छ जो है 11वीं अनुसूची से संबंधित है। 11वीं अनुसूची का जो वर्णन है वह संविधान के अनुच्छेद 243 छ या 243 जी में दिया गया। इसके 12वीं अनुसूची देखें तो यह अनुसूची संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। इससे संबंधित अनुच्छेद देखें तो 243 डब्ल्यू है। 243 जो डब्ल्यू है वो 12वीं अनुसूची से संबंधित है, या 243 ब जो है वह 12वीं अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद है। इसके बाद इसमें देखते हैं तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त, यानी संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं कौन सी, उसको हालांकि हमने 8वीं अनुसूची में अलग से समझ लिया था, लेकिन यहाँ पर नोट्स में दिया है। तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं कौन कौन सी है, तो ये भाषाएं हम देख सकते हैं। असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू हैं। सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वां यानी 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।